लेक्चर था कि समय का हमें ख्याल ही नहीं रहा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ फादर माइकल कैलकाटा को कि वो इस पर अपनी टिप्पणी दे और अपना विचार हम सबके साथ साझा करें। आप सबको जोहार। मैं तो क्या टिप्पणी दूंगा, लेकिन वास्तव में व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही एक तरह से कहें तो एनलाइटनमेंट हुआ कि हमारे वक्ता डॉक्टर जोसेफ बाड़ा ने जो बातें कही, मैं बहुत सारी बातों को नहीं जानता था और नहीं भी जानता हूँ, लेकिन इतनी सारी गर्भित बातें उन्होंने कही कि शायद और सुनने का मन कर रहा था, लेकिन अभी नहीं, अगले बार हो सकता है। जयपाल सिंह मुंडा तो एक ऐसे पर्सनालिटी है जिसको समझते समझते हम सभी निश्चित रूप से अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए एक बड़ी बात ये समझ में आई कि जयपाल सिंह मुंडा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, बहुत जगह उन्होंने नौकरी की तलाश की, नौकरी में रहे, बड़े बड़े लोगों से मिले जुले, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे ही आदिवासी समाज के थे और आदिवासी थे। He was rooted and grounded in our own आदिवासी लाइफ एंड कल्चर, और उसी को उन्होंने प्रमोट किया। यही मेरे लिए एक समझने की बात हुई। दूसरी बात कि डॉक्टर जी, आपने निश्चित रूप से ना केवल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम सबों को समझाने का प्रयास किया हिस्ट्री, लेकिन पॉलिटिकल, कल्चरल, ऑल्सो सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल सब डायमेंशन को एक साथ समेटते हुए आपने आदिवासी का जो मूल मुद्दा है उसको समझाने का प्रयास किया, और मेरे लिए ये बहुत ही एनलाइटनमेंट रहा कि किस तरह से आपने एक जयपाल सिंह के द्वारा एक सोच को पिरो करके अभी के संदर्भ तक आपने पहुंचाया। दैट्स अ ग्रेट थिंकिंग दैट आई सी। नई सोच, नई समझ अपने बारे में, आदिवासी समुदाय के बारे में, आदिवासी मुद्दों के बारे में, और उसके द्वारा हम लोग किस तरह से अपने आदिवासी समुदाय और समाज को एम्पावर कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली, डेफिनेटली। और तो एक ये जयपाल सिंह मुंडा हम सबों के लिए एक तारा के समान है। तारा टिम चमकेला बोले, लेकिन हमारे समुदाय के लिए डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स, वेरी टैलेंटेड, अ जीनियस, इंटेलेक्चुअली, एज ए लीडर, जननायक आदि आदि हम लोग ये समझ सकते हैं, और आज हम समझ रहे हैं। और इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने एक सोच को पिरो करके हमारे बीच में परोसा है और इसको हमने समझने का प्रयास किया है जयपाल सिंह मुंडा के व्यक्तित्व के द्वारा। तभी पूरा हाउस के लिए खुला है, आप सभी कुछ चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। आप सभी कुछ रिफ्लेक्शन, चिंतन, साथ ही साथ में कुछ सवाल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है, आपका मुद्दा है, हम सभी आदिवासी हैं, और आज के परिवेश में इसकी जो महत्ता होगी वो बहुत काबिल तारीफ होगी। किस तरह से अपने आप को हम समझ सकते हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है चर्चा परिचर्चा। मेरा नाम अजनाया हंस है, और पहले मुझको बोलने के लिए वैसा मिलता था और अब नहीं बोलने के लिए वैसा मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जब पर्सनालिटी की बात हो रही है तो उसमें मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा जयपाल सिंह के पर्सनालिटी पर। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पर्सनालिटी मेरा विषय यही है, मैं उस पर कुछ काम भी करता हूँ, परसेप्शन पर और पर्सनालिटी पर। 3 घटना मैं जयपाल सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस स्कूल में जयपाल सिंह पढ़े थे उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा था।
जो आए थे नेहरू जी, और जयपाल सिंह के उस आफ्टरनून में वहाँ चाय के लिए वो आने वाले थे। जयपाल सिंह के यहाँ पर नेहरू जी, और चूँकि नेहरू जी हमारे इस एरिया में आते थे, हम लोग स्कूल में थे, मैं 9th क्लास में था, और हम लोग को जैसा कि स्कूल से बच्चों को ले जाया जाता है दिखाने के लिए, तो मुझको भी, हमारे स्कूल के बच्चों को भी, हम लोग सबको लाया गया, लाइन लगाकर हम लोग वहाँ पर खड़े थे। अब जैसे वो आए और बाहर चाय के बाद वो बाहर में खड़ी लगी हुई थी, और उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे के.पी. सहाय, ओपन गाड़ी थी, और क्या हुआ कि जैसे वो आए, जब नेहरू जी बाहर निकले और जयपाल सिंह बाहर निकले और के.पी. सहाय भी बाहर निकले, के.पी. सहाय पहले गाड़ी में चढ़े। मैं यहाँ से करीब इतनी दूर पर उनके उस पर खड़ा था, तो जयपाल सिंह ने कहा, के.पी. सहाय जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको कि सर पहले इनको आप बैठने दीजिए, बुजुर्ग है, एक चीफ मिनिस्टर को उनका पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तरह से उनको कहे कि आप उठ के दूसरा तरफ बैठिए। ये जयपाल सिंह की पर्सनालिटी की बात है। दूसरी बात मैं 3 बातें बताऊंगा। वो उसी पीरियड में, और क्योंकि वो एक चर्च है वहाँ पर, पोस्ट कैपिटल, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन। वहाँ के यूथ आने वाले थे अलग अलग जगह से, और हम लोग को भी, हम लोग भी जमा था, हम लोग को जिम्मा था कि आप लोग बस का बंदोबस्त करें। तो जो मीटिंग होने वाली थी बिशप बॉयज स्कूल में, वो मीटिंग होने वाली थी, और क्योंकि सब लोग गेस्ट लोग उधर से आने वाले थे बाहर से, उनको रांची से बस में, वो ट्रेन स्टेशन से नामकोट तक लाना था। हम लोग परेशान हो गए, गाड़ी को इस पर थोड़ी, पूरा शहर में उसमें लगन था, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, पूरा सब था। हम लोग वही सनोली जो KFC जहाँ पर रहते थे, वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। तो एक जन हमारे दोस्त ने कहा, जयपाल सिंह रहते, चला जा देखते हैं कितना नेतागिरी करते हैं, चलो चलो। तो हम लोग गए उनके पास, तो फिर हम लोग बोले क्यों है वो? हमने कहा कि सर हम लोग को बस की जरूरत हो रही है, चर्च में ऐसा जो फेस्टिवल हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई बस नहीं मिली। स्माइल किए, बगल में बैठे हुए थे, टेलीफोन उठाए, रतन बाबू, बोले सर, मैं जयपाल सिंह स्पीकिंग, I want 2 buses tomorrow morning। बोल के रख दिए, टेलीफोन को नहीं बोले, रख दिए। हम लोग बोले जाओ जाओ, कल आ जाना। हम लोग बोले कि तो अपना नेतागिरी दिखला दिया, हम लोग को झांसा दे दिया, जो उसने अपना उस तरह से कर दिया। हम बाहर चले गए, पूरा शाम को परेशान हो रहे हैं, दूसरा खोज रहे, गाड़ी में खोज रहे। सुबह सुबह क्या हुआ कि एक जन उधर ही से गुजरते हुए आ रहे हैं, उसी वो सिमटोली वाले रास्ते से। हम लोग के पास आए, बोल रहे हैं वहाँ पर 2 नई गाड़ी खड़ी है, हम ही लोग के लिए तो नहीं है। हम लोग गए वहाँ पर, थोड़ा दौड़े, आ जाए, वेलकम, यस, टेक 2 buses outside for 2 days free of cost। पूरा पेट्रोल भरा होगा, कोई लीक नहीं।
एक घटना के बाद मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को। जब जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के बाद उसको कांग्रेस में विलय कर दिए, उसके बाद फिर वो भाषण दे रहे हैं खूंटी में, खूंटी के बगल में उसमें भाषण दे रहे हैं। पूरा झारखंड पार्टी वाले सब पूरा दुखी हैं कि क्यों कांग्रेस में चले गए। पूरा आदिवासी समाज, पूरा मुंडा समाज, सब लोग बहुत दुखी हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जयपाल सिंह खड़े होते हैं उस सभा में, कहते हैं, सदरी में बोलते हैं, नथुड़ी में कह रहे हैं, जयपाल सिंह झारखंड के दुबारा अब उसका उपयोग अपने बोल रहे हैं, खुद जयपाल सिंह बोल रहे हैं, जयपाल सिंह झारखंड के दुबारा मुर्गा के खाए गए, जयपाल सिंह के वोट ना देवा और वो जीत गए, इलेक्शन में वो जीत गए। ये उनकी पर्सनालिटी थी। और सवाल हैं, लेकिन अगर आप उनके रिस्पॉन्स में कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर इफ एनीबॉडी फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस वांट्स टू इंटरैक्ट, मोस्ट वेलकम। एक तो आपने बात कही, जैसे बलवीर दत्त ने भी कहा कि ही वाज इन टर्म्स ऑफ अ फेल्ड पॉलिटिशियन, तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि एक व्यक्ति जो इतने ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए इतना कुछ किया, और आपने सही कहा कि उनकी पहल से और उनकी सोच से अभी हम जो बहुत सारे कानून ऐसे देखते हैं, ना सिर्फ 5th शेड्यूल को लेकर के, लेकिन बाकी जमीन के संबंध में या फिर अन्य रूपों में, चाहे नेहरू को जो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो मैंने पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग इलेक्शंस, लेकिन उन्होंने जो सोच पैदा की, सोच लाई और सोच को आगे बढ़ाया, तो वो तो अपने आप में एक उपलब्धि है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही है बात कि बलवीर दत्त ने उन्हें क्यों फेल्ड पॉलिटिशियन कहा, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बतला पाएंगे। नंबर 2, फेल्ड पॉलिटिशियन तो क्यों कहा, और कुछ और बातें अगर आप बिल्कुल संक्षेप में कहना चाहें। दूसरी बात, क्या हम ये कह सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा ने जो भी किया, ये आपने बात कही इंडियन नेशनलिज्म की, कॉलोनियलिज्म की, कॉलोनियल माइंडसेट की, तो क्या हम यहाँ जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा की स्थापना की, चाहे उसको आगे बढ़ाया, तो हम क्या कह सकते हैं उन्होंने ट्राइबल नेशनलिज्म को समेटने का प्रयास किया और एक आदिवासी आइडियोलॉग के रूप में हमारे सामने आते हैं। नंबर 2, तीसरी और अंतिम बात कि उन्होंने और भी बहुत सारे योगदान दिए हैं, लेकिन उनको हम अगर समेटते हुए अगर लें तो हम बुलेट पॉइंट्स में और क्या कर सकते हैं, उनकी और कौन कौन उपलब्धियां रही हैं, कैसी कैसी उपलब्धियां और रही हैं, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में। थैंक यू सो मच। पॉलिटिशियन जो है कहना, जो आदिवासी के बारे में जो एक मानसिकता है इस देश में, वो दिखाता है। आदिवासी कैसे इतना बड़ा आदमी हो सकता है, इतना आर्टिकुलेट कैसा हो सकता है, इतना अच्छा वक्ता कैसा हो सकता है, बहुत बड़ा। इसलिए ये तो साजिश के तहत, और असल में हमारे इतिहास, हमारा अपना ट्राइब जो इतिहासकारों का, उनके बारे में विषय में बताऊंगा कि केवल कॉलोनलिस्ट और नेशनलिस्ट नहीं, आगे के हिस्टोरिकल राइटिंग्स में आप देखिए लहजा वही है आदिवासी, क्योंकि ये पास्टिक प्रवृत्ति के हैं, विथ लूज इमोशंस, केवल वायलेंस का रास्ता लेते हैं और वो बिगड़ जाते हैं, तो अपने को ऑर्गेनाइज करके जो है स्ट्रगल करना एक डेमोक्रेटिक वे में नहीं जानते। ये एक मानसिकता बनी हुई है हमारे इतिहासकारों की, जो भी लिखे हुए इतिहासकार। मैं आपको
परिचय है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इवन बड़े नाम सरकार जैसे बड़े नाम, सेपरेटिस्ट, किस चीज का सेपरेटिस्ट, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। कोई उधर जो है महाराष्ट्र की मांग कर रहा है, आंध्र की मांग कर रहा है, बिहार उड़ीसा की मांग कर रहा है, वो सब नेशनलिस्ट हो गए। आदिवासी जब अलग स्टेट की मांग कर रहा है, अपने स्वायत्त शासन की बात, इंडिया नेशन के अंतर्गत अलगाववाद, वो 6 शेड्यूल का जो डिबेट हो रहा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इतना अनाप शनाप आदिवासियों के बोली गई तो और ही हद है। तो ये इस देश की मानसिकता दिखाते हैं, और असल में हिस्टोरियंस का जहाँ तक वो भी इसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं। इतिहास का जो है, जो आदिवासियों की जो समझदारी है इस देश में, वो बहुत कम है। अच्छा, दूसरा आपने क्या था दूसरा? आदिवासी नेशनलिज्म। हाँ, देखिए आदिवासी नेशनलिज्म ऐसा नहीं है, वो देखिए बहुत कांग्रेस मोल्ड के आदमी थे, उनका फ्रेमवर्क, माइंड का फ्रेमवर्क कांग्रेस का था, और उनके करेस्पॉन्डेंस पब्लिश हैं। राजेंद्र प्रसाद को जो शिक्षा देते हैं, शिक्षण को आप लिखिएगा, करीब करीब जो है आधे दर्जन शिक्षकों में जो आपको मेंशन मिलेगा कि हम कांग्रेसी हैं। इस देश में पहला भारत राष्ट्र है, उसके बाद जो है जो भी मांग, उसी लहजे में बात करते हैं। जहां तक वो एक जो है ये मुंडा सभा के जो लीडर थे यहाँ पर, ये हजारीबाग में, क्या नाम आप जानेंगे, सॉरी, हाँ, वो जो झारखंड न्यूज निकालते थे। अब वो नेता वो भी जुड़ गए थे इनसे, लेकिन फिर वो कहते थे कि वो मुस्लिम लीग से उनका साठगांठ हो जाता था। जैसा मैंने बताया कि मुस्लिम लीग से जो उनका साठगांठ बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए, कोई आइडियोलॉजिकल आधार नहीं था। आदिवासी सबको लेके चलना चाहता था। वो बोलते थे, बिहार कांग्रेस लीडर्स को चैलेंज करते थे, आप तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कांग्रेस का एक जो है वो पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए, हम आदिवासी खास कांग्रेसी हैं, नेशनलिस्ट हैं, हम सबको लेके जाना। उनके लेखन में लिखा हुआ कि वो बोलते हैं कि हम सबको लेके जाना। झारखंड में एक नया राज्य बनने पर जो किसी को डरने की जरूरत नहीं, यहाँ सब भाई बिरादरी में रह सकते हैं, साफ साफ लिखते हैं। तो आदिवासी नेशनलिज्म का स्वरूप कई, जैसे केस पुलिस सब नेशनलिज्म की बात करते हैं। सब नेशनलिज्म क्यों आप कहते हैं? कोई नेशनलिज्म उस किस्म का नहीं है, देश के अंतर्गत आदिवासी समाज एक देश का अंग है। सब नेशनलिज्म इसकी आपकी मानसिकता दिखाते हैं कि जो है, आप एक रकम से कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा सेकेंड फिगर, आप जो है पहला दर्जा का जो है सिटीजन नहीं हो सकते हैं, सेकेंड दर्जा का ही रहेंगे, इसलिए आप सब नेशनलिस्ट। इस किस्म की मानसिकता जो है खूबी। तीसरा क्या था? अच्छा, कुछ तो बहुत सारे आपको आपने जिक्र कर दिया, लेकिन कुछ एक और ऐसे हैं जो आप उसके ये उपलब्धियां हैं जयपाल सिंह मुंडा की, और जिनको आपने रखा उसके अलावा और भी कुछ उपलब्धियां हैं। तो उपलब्धियां एक आदिवासी समस्या, तो खैर इस देश में आदिवासी से दलित बन जाते हैं, दलितों का गिनती में ही आ जाते हैं। टेंडेंसी कुछ वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़िएगा, वो घोट बना दिया जाता दलित और आदिवासी एक, कुछ ऐसे ही टेंडेंसी बन रहा था। लेकिन जयपाल सिंह आप वो बोलते हैं अपने भाषण में, बोलते हैं कि जो नेहरू का जो है तिरंगा को जो है जब वो समर्थन कर रहे थे, बोलते हैं हम आदिवासी जो है हमारे गांव में अपना झंडा था, अब उस झंडा की रक्षा के लिए हम तो अपना खून देने के, तो आदिवासी लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड तक लड़ते थे। अब हमारा झंडा तो है, हम उस आदिवासी झंडे की कभी रक्षा करेंगे और हमारा भारतीय राष्ट्रीय झंडा की। तो ये इस किस्म का उनका एक वो था कि एक देश, ये देश जो है केवल एक खास
आज सबका समन्वय कैसा बन सकता है वो हमारे लिए, ये सब चीजों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि आदिवासी केंद्रित ही बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन अब दूसरा मैंने जो कहा वो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो सबको लेके चलना चाहते थे, कंसेंसस बनाने में ही हम थे। उस समय लोकसभा डिबेट्स कुछ पढ़ने से पता चलता है किस किस्म का उनका अप्रोच था। तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था, और एक जो है इस देश में एकता में विविधता को वो करने में उनको आदिवासी समाज के साथ में एक बहुत बड़ा योगदान था। मेरे ख्याल से ये अच्छी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बाड़ा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जैसे भाभी मारियानुस ने कहा, बहुत ही क्या कहते हैं सार्थक अपना लेक्चर दिया। मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता था, उनसे परिचित हुआ, और एक चीज पर मैं फोकस करना चाहता हूँ उनकी बातों को ही। उन्होंने कहा, जिसको फादर टॉम ने भी कहा आखिरी में, और वो शब्द है जीनियसनेस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे एक जीनियस थे। संभवतः उसके जैसा शायद नहीं है, शायद नहीं करना होगा, होंगे, हम नहीं कर रहे कि नहीं, और उसी के लिए हम लोगों को करना है। और उसका जीनियसनेस इससे पता है कि बलबीर दत्त, उसने एक मोटी किताब लिखी, और उसने उनकी बहुत सारी फेलियर्स की, जैसे अभी बात कर रहे हैं, उनकी बात कही, और वैसा ही एक और जीनियस रहे हैं पूरा नेशनल लेवल पर, आप लोगों को पता है, अम्बेडकर। उस पर भी बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी गई, उनकी क्या गलतियां थी, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए उस पर, और शायद उसमें अरुण शौरी जैसे महान पत्रकार ने लिखा है। तो ये उनकी जीनियसनेस को प्रकट करता है। जो बड़ा होता है उसी पर पत्थर में फेंका जाता है, चांद पर हर कोई कोशिश करता है उसमें ये दाग है वो दाग है, लेकिन उससे उसका कोई ये नहीं होता है। ये तो एक बात है। लेकिन जब जयपाल सिंह जीनियसनेस पर बात कर रहे हैं, वो अपनी बात पर अपने के बारे नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग के बारे, क्या हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में भी उसी का खून है, वही जेन्युइननेस है, जीनियसनेस है, वही चीज है। तो आज के जमाने में, आज का जिस ढंग की सिचुएशन, उस ढंग की सिचुएशन में उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उन पर भी बहुत जैसे उनको हंसी का पात्र बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली वगैरह में। आज भी तो वही चीज हो रहा है। अब हम लोग को किस क्षेत्र में हमारे जो जीनियस, हमारा जो विजडम है, कहाँ पर हम लोग उपयोग कर सकते हैं? पॉलिटिकल फील्ड में, या सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, क्षेत्र है, राइटिंग्स में, स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स में थे, बहुत सारे क्षेत्र हैं। ये तो आज का हम लोगों को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको अपने क्या कहते हैं, जो जड़ है, उसको हम लोग को ये करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। क्योंकि उनके लिए तो एक बहुत अवसर था, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे थे कि एक दूसरी सोसाइटी में चले जाकर के उसमें खो जा सकते थे। उन्होंने शादी भी कर दिया, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की बेटी, खूबसूरत बेटी थी, शादी कर दिया, बहुत आराम से रह सकते थे, बीकानेर के राजघराने में खप सकते थे, आपका करण सिंह के राजघराने में खप सकते थे, और लुप्त हो सकते थे।
हम लोग के सामने भी जब हम बड़े पढ़ लिख जाते हैं, बड़ा डिग्री हासिल हो जाती है, कुछ भी बड़े हो जाते हैं, तो हमारे सामने हम उसी मेन स्ट्रीम समाज में खप जाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती शायद हमारे लिए वही है। जी बहुत धन्यवाद। समय काफी हो गया, मैं बहुत जल्दी कुछ बातों को चाहूंगी कि जहाँ तक कि डॉक्टर हंस के वक्तव्य पर कुछ नहीं कर पाया था। बिशप दिलवर हंस के पास आते थे जयपाल सिंह, जब रिटायर हो गए थे, करीब करीब जो बुजुर्ग हो गए थे, बोला करते थे, आई मैं हेदर, पापी हूं मैं वैसा करते हुए घुसते थे। बिशप हंस मुझे बताते थे जब मैं मिला था उनको, क्योंकि बिशप की गाड़ी मिली, बिशप ने उनको रिसीव किया 1938 में, और बाद में पॉलिटिक्स में उनको हरदम बोला गया, एक्यूज किया गया है चर्च का एजेंट, मिशनरी एजेंट। ये बात बहुत बार आने लगी। जयपाल सिंह बहुत साथ थे। बिरसा मुंडा का एक बिरसा मुंडा को एक हीरो के रूप में बनाना चाहते थे। अपना मूवमेंट, किसी मूवमेंट में आपको हीरो की जरूरत होती है, तो आप पास थे बिरसा मुंडा को। तो बिरसा मुंडा ने के ऊपर जो है, बिरसा मुंडा ने होफमैन के साथी के ऊपर तीर चलाया था और मुरहू और इधर बुचू वगैरह में अटैक किया था मिशनरी। तो मिशनरी जो खड़े हुए, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च वाले, कि हमारा एनिमी जो है उसको आप कैसे ये मूवमेंट में उनका नाम ले रहे हो। देखिए, हमको मूवमेंट चलाना, मूवमेंट के लिए हीरो की जरूरत है। आदिवासी समाज में आंदोलन का सिलसिला जो ऐसा रहा है कि आपको हीरो की जरूरत है। पास्ट हीरो बिरसा मुंडा हमारे लिए आइकन है, उसकी जरूरत है। चर्च का पॉलिटिक्स में हमें ले जाना है। आप जो है उसको, उस चर्च वाले को उनको समझाना पड़ा, और लेकिन बिरसा मुंडा को जो है यूज करना वो नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा। जो 1939 का जो उनका पोजीशन था, उनका प्रेसिडेंटशिप का इंस्टॉलेशन, उन्होंने इसको बिल्कुल साफ साफ किया। बिरसा मुंडा को ये किया और चर्च वालों का ये बात को देखिए। अम्बेडकर की बात कर रहे थे आप कंडोला जी, देखिए यही बात मैं कह रहा था। चूंकि एक आदिवासी था, एक आदिवासी हीरो हमारे लिए है, उसके ऊपर एक कोई किताब है। जो भी किताब लिखी हुई है, दो किस्म की किताबें हैं। एक तो बिल्कुल जो है बिना सोचे समझे बहुत महान थे, ये किए वो किए, उनका वक्तव्य ये था, वो ठीक है, उसको वो हमारे लिए अच्छा है जानने के लिए। लेकिन जो है कुछ तथ्यों के साथ उनकी महानता क्यों है, उसको हम नहीं देख सकते। तो वो कुछ किस्म का लेखन, एक इतिहास का कोई लेखन टीका टिप्पणी इतिहास में है, लेकिन जो है फोकस कोई राइटिंग आपको जयपाल सिंह पर नहीं है। एक से अच्छा तो आप जानते ही हो, नंदनी सुंदर पार्टी कहानी में उसमें सोशियोलॉजिस्ट जो है उनकी कुछ लंबा है, एक ही उसमें ज्यादा जिक्र नहीं। तीसरा ये जीनियस की जो बात कर रहे हैं आप, देखिए आदिवासी मैं जो कह रहा था, दो चीजें कह रहा था। ये जयपाल सिंह जीनियस, पर्सनली वो जीनियस है, गोल्ड मेडलिस्ट, ऑक्सफोर्ड में गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई मान्य रखता है, वो तो जीनियस थी। लेकिन मैं आदिवासी जीनियस की बात, जीनियस इस दूसरे सेंस में कि आदिवासी ने अपने गुण, मेरिट्स, इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी बात करते हैं। इस देश में जो है आदिवासी संस्कृति को समझने वाले हम लोग कम हैं। हम लोग खुद आदिवासी नहीं जानते क्या है संस्कृति में, तो बहुत सारी चीजें तो लुप्त होती जा रही है। लास्ट में एक कांग्रेस पर मिला जो बहुत कंट्रोवर्शियल उनका एक था, लेकिन ये कभी नहीं जानते, इतिहास में इसको कभी नहीं देखा जाता।
जोएल लकड़ा खुद ये कांग्रेसी बने। 1950s में जोएल लकड़ा खुद ये हो, राय साहब, बंदीराम उराम, ये सब उन्नति समाज का शुरुआत करने वाले थे। आदिवासी सभा में उनकी खास को शुरू करने वाले थे। राय साहब, बंदीराम उराम वो भी कांग्रेस की तरफ चले जा रहे। थेबले उराम कांग्रेस में चले गए, वो तो सनातन कांग्रेस एक था, क्योंकि उस समय कांग्रेस में जो है उस समय हिंदू महासभा वो सब उतना ज्यादा पिक्चर में नहीं था। कांग्रेस में ही राइट विंग था, दक्षिणपंथी कांग्रेस के अंदर ही था, तो थेबले उराम उस तरफ से। तो आदिवासी नेताओं का, पहले जनरेशन के नेताओं का कांग्रेस में जाने का सिलसिला जो है चल रहा था। लेकिन अगर किसी को दोषी ठहराया जाता है केवल जयपाल सिंह, क्यों नहीं समझ सकते हैं कि जो है ये एक लहजा बना हुआ था बहुत सारे आदिवासी नेताओं का कांग्रेस के थ्रू जाने का, कुछ मतलब से।